जोड़ियां स्वर्ग में बन के आती हैं, भगवान बनाते हैं, ये तो बात हम सबने सुनी है। लेकिन क्या आपने सुना है कि स्टार्टअप आइडिया भी भगवान देते हो? जी हाँ, यही हुआ है हमारी आज की कंपनी जो हम बिजनेस सक्सेस केस स्टडी में उठा रहे हैं। सबसे पहले तो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और आज हम लोग जो केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं, जिस बिजनेस की सक्सेस स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं, वो एक कहानी के फॉर्म में समझते हैं। स्टार्टिंग से एंड तक मैं आपको कहानी के थ्रू ही लेके जाऊंगा। बीच में विलन भी आएगा, टेंशन मत लेना। पूरी एक्साइटमेंट, थ्रिलर, एक्शन सबसे भरी हुई कहानी होगी। शुरू करते हैं। तीन दोस्त थे। तीन दोस्त 1999 में साउथ अफ्रीका गए घूमने के लिए। वहां पे एक दोस्त जिसका नाम था आशीष, वो पेड़ के नीचे बैठे थे और रेडियो सुन रहे थे। रेडियो पे तभी उन्होंने सुना कि रग्बी के टिकट्स जो है ना, वो ऑनलाइन रेडियो पे वो बेच रहे हैं थ्रू अ फोन कॉल। के आप हमको फोन कॉल दो या आप हमें फोन करो, हम रग्बी के मैच के टिकट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उनको ये चीज बहुत अलग लगी, बहुत न्यू लगी, क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। उन्होंने इमीडिएटली जैसे वो इंडिया आए, अपनी सबसे पहले जॉब छोड़ी और जॉब छोड़ते ही इस आइडिया पे काम करना चालू कर दिया। उन्होंने एक कंपनी बनाई बिग ट्री एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और इंडिया में टिकट बुकिंग का जो नीश है, टिकट बुकिंग का जो जॉनर है, जो इंडस्ट्री है, उसको रेवोल्यूशनराइज करने की कोशिश करी। जब आइडिया भगवान देता है ना, तो उसको सफल करने के जरिए भी भगवान ही दे देता है। और जब कहते हैं कि किसी चीज को, बहुत मूवी का डायलॉग है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात तुमसे मिलाने में लग जाती है, तो कायनात लग गई थी लिटरली। 1999 की मैं बात कर रहा हूं। ध्यान से याद करो वो एरा जब .com बबल चालू हुआ। यही वो टाइम है जब फेसबुक जैसी कंपनी भी चालू हुई थी। .com बबल मतलब इंटरनेट से जुड़ी हुई कोई भी स्टार्टअप कर लो आप, कोई भी कंपनी बना लो, इन्वेस्टर का पैसा बिना मांगे मिल रहा था। हर कोई इंटरनेट की कंपनी बनाने में हुआ था। इतना ज्यादा इकोसिस्टम और हाइप इस चीज को मिल गई थी कि इंडस्ट्री को किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। उसी एरा में ये स्टार्टअप भी चालू हुआ, ये .com बबल का। इन यंगस्टर्स को, तीन दोस्तों को साथ मिला और इन लोगों ने बहुत ही आसानी से $500,000 की फंडिंग भी उठा ली। कब? याद रखना कब? जब उनका आइडिया क्या था कि या तो वो ऑनलाइन या वो कॉल पे टिकट बेचा करेंगे, जो कि ना तो इंडिया में पहले हो रहा था, ना ही किसी ने सुना था, ना ही कोई इस चीज को मंजूर करने के लिए तैयार था। 2000 से बढ़कर ये एरा चला, .com का जो बूम था वो चला। 2002 में ये बबल फूटा और एकदम से लोगों ने इंटरनेट वाली कंपनियों में से पैसा निकालना चालू किया। इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट खत्म हो गया .com वाली जितनी भी कंपनीज थी उसमें, जिसकी वजह से इन लोगों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। इनकी जो 150 लोगों की टीम थी वो अचानक से कोलैप्स हो गई, गिर गई और सिर्फ 6 लोगों की टीम रह गई, जिसमें से 3 तो इनके फाउंडर्स को फाउंडर्स ही थे। कस्टमर को एक्वायर करने का खर्चा, टिकट को डिलीवर करने का खर्चा, इसके लिए भी पैसे नहीं निकल रहे थे। तब इन्होंने अपनी हालात को समझा, मार्केट को स्टडी किया, इंडस्ट्री को समझा और 2003 में इन्होंने बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी और बढ़ते मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा थिएटर्स के इंटरेस्ट और उनके बिजनेस को देखते हुए इन्होंने पिवट किया, पहला पिवट किया और एक टिकट सेलिंग सॉफ्टवेयर बेचना चालू किया। एक सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई ये टिकट बुकिंग कंपनी से। इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि मल्टीप्लेक्सेस को, सिनेमा हॉल्स को कस्टमर का डेटा कलेक्ट करने में, टिकट बुक करने में और डेटा को मैनेज करने में मदद करती थी। कंपनी ने काफी हासिल किया, बहुत सारी चीजें से गुजरी, लेकिन अपने जो नया इन्होंने पिवट करके जो लक्ष्य बनाया था, जो नई डायरेक्शन ली थी, उस पर टिके रहे, अडग रहे, उससे हिले नहीं। और ये चीज धीरे धीरे रंग लानी भी चालू हो गई, क्योंकि धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लेक्सेस ने इनका सॉफ्टवेयर खरीदना और यूज करना चालू कर दिया था। तो मतलब इनके उस वाले आइडिया में भी, सॉफ्टवेयर वाले आइडिया में भी दम तो था। गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, 4 साल जब उन्हें ये काम करते करते हो गए, उन्होंने सोचा नहीं भाई, अब हमें लगता है कि बहुत सॉफ्टवेयर बेच लिया, अब अपने पुराने जरा प्यार पे वापस जाते हैं, अपनी एक्स के पास वापस जाते हैं और अपना फिर से वही काम करेंगे जिसके लिए हमने कंपनी चालू की थी। तो 4 साल बाद ये वापस टिकट बुकिंग इंडस्ट्री में गए। नेटवर्क 18 कंपनी ने इनको खरीदा, हाँ, जो आज मुकेश अंबानी जी की है, उस कंपनी ने इनको खरीदा और बुक माई शो का जन्म हुआ 2007 में। 2008 में इन्होंने 7 करोड़ का रेवेन्यू किया, जिसमें से लगभग आधा तो खर्चे में ही चला गया। ग्रॉस प्रॉफिट ही 50% से कम था, नेट प्रॉफिट की तो बात ही छोड़ दो। धीरे धीरे इंप्रूव करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टार्ट हुई है। किसने कहा तुम्हें एक दिन में रातों रात बड़ी एमएनसी बनानी है? कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे चालू करो। 2008 में 7 करोड़ का रेवेन्यू किया, 2009 में 50% से इंप्रूव किया, 10 करोड़ का रेवेन्यू किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको मिल गई, इन्होंने एकदम से टैप कर लिया। क्या किया? ये आईपीएल के स्पॉन्सर बन गए। आईपीएल में ये लोग ऑफिशियल टिकट
पार्टनर्स बन गए मुंबई इंडियंस के, किंग्स 11 पंजाब के और दिल्ली डेयरडेविल्स के। 2010 तक आते आते बुक माई शो अपनी मार्केट का लीडर बन चुका था विद 12 करोड़ रुपीस ऑफ रेवेन्यू। हाँ, आज के टाइम में 12 करोड़ का रेवेन्यू करके कोई मार्केट लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि कंपटीशन उस लेवल का है, क्योंकि उतने बड़े प्लेयर्स मार्केट में आ चुके हैं, क्योंकि उतनी बड़ी फंडिंग है उनके पास, उतने डीप पॉकेट्स हैं उनके पास। लेकिन उस टाइम पे 2010 में ये बहुत बड़ी बात थी। ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं थी, ग्रोन नहीं थी, और बुक माई शो ने बड़ी ही आसानी से इंडस्ट्री बनाई भी और उसके राजा भी बने। 2010 तक बड़ी जल्दी बन गए। फिर इनकी लाइफ का दूसरा फेज चालू होता है, द ग्रोथ फेज। दे बिकेम अनस्टॉपेबल। क्या हुआ? 2012 में इन्होंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी, और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करती तो मानो जैसे इनकी सेल्स को, इनकी ग्रोथ को परी लग गए, रॉकेट लग गए भाई। इतनी तेजी से इन्होंने ग्रो करी। और फिर ये केवल आईपीएल पे या मूवीज पे नहीं टिके रहे, ये बाकी स्पोर्ट्स में भी गए, बैडमिंटन में गए, टेनिस पे गए, फॉर्मूला 1 की टिकट बुकिंग पे गई, और 100% का ग्रोथ रेट, मतलब अपना रेवेन्यू डबल कर दिया। 52 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया 2013 में। 2014 में 84 करोड़ का रेवेन्यू किया। 2016 में इन्होंने $100 मिलियन की फंडिंग उठाई, जबकि वो ऑलरेडी $20 मिलियन की फंडिंग उठा चुके थे 2015 में। 2016 के अंत तक आते आते ग्रोथ तो चली रही थी, उनकी ग्रोथ और तेजी से होने लगी जब इन्होंने एक ही वीकेंड में दंगल पिक्चर के 3 मिलियन से ज्यादा टिकट्स ब्रेक कर दिया, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। टिकट सेल कर दिए इन्होंने 3 मिलियन से ज्यादा एक ही हफ्ते में दंगल पिक्चर के, और वहां से इनका मूवी टिकटिंग का जो बिजनेस था वो एक्सपैंड होना चालू हुआ, और वो फिर इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट टिकटिंग में भी चले गए। इतने साल इन्होंने स्ट्रगल किया, हसल किया, इंडस्ट्रीज बनाई। थिएटर इंडस्ट्री को इतना जो डिस्टॉर्टेड थी, क्योंकि इससे पहले किसी को भी टिकट चाहिए होता था तो उसे कुछ दिन पहले जाके थिएटर के बाहर लाइन लगा के वहां जाके टिकट खरीद के लाना पड़ता था, ताकि वो अगले दिन जाके पिक्चर देख सके। उस चीज को सबको बदल दिया इन्होंने। और मल्टीप्लेक्सेस के साथ भी ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर नहीं, कोलैबोरेशन। इतने बिजनेस लेसन है ना इस वीडियो में, इसके बिजनेस लेसन के ऊपर मेरे को अलग वीडियो बनानी पड़ेगी बॉस। इतने सारे आइडियल केस स्टडी फॉर अ कॉर्पोरेट सक्सेस स्टोरी प्लेलिस्ट में बोलूंगा इस केस स्टडी को। तो इन लोगों ने कोलैबोरेशन पे ध्यान दिया, कंपटीशन पे ध्यान नहीं दिया। ये लोग सप्लाई साइड के रिलेशनशिप बनाते चले गए मल्टीप्लेक्सेस के साथ। और जिस इंडस्ट्री को, जिस मल्टीप्लेक्सेस को आम जनता या बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट ये मानते थे कि नहीं मल्टीप्लेक्सेस का चेन बनाना या उनके साथ कोलैबोरेट करना तो बहुत मुश्किल सी बात है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, नए स्टार्टअप्स आने से डरते थे इस फील्ड में। वहां जाके इन्होंने मल्टीप्लेक्सेस के साथ इतना अच्छा रिलेशन बनाया ना कि ना ही केवल वो, बल्कि इनकी कांस्टेंट मार्केटिंग और इनके कांस्टेंट मैसेजिंग, जो मैसेज ये लोग मार्केट में भेजते थे अपनी सर्विस बेटर करने की वजह से, उसने कस्टमर्स को भी बहुत अट्रैक्ट किया। लेकिन जब सारी चीजें अच्छी चल रही होती है ना, तो पिक्चर में आता है एक विलन। वो विलन ने इनकी पिक्चर में भी एंट्री मारी। कौन था ये विलन? पेटीएम 2016 लेट में मूवी टिकटिंग इंडस्ट्री में घुसा और 2017 में बड़ी तेजी से पेटीएम ने एक्सपैंड किया। बुक माई शो का रेवेन्यू $50 मिलियन हो चुका था 2016 में। और इनकी ग्रोथ की मैं बात करूं तो वो सबसे ज्यादा नॉन मूवी या नॉन मूवी बिजनेसेस जो इनके थे, जो स्पोर्ट्स के थे या और भी जो ये लोग इवेंट्स वगैरह की टिकट्स बुक करते थे, वहां से इनका सबसे बड़ा चंक आ रहा था। बिजनेस, अगर जो मूवी से मैं बात करूं तो मूवी का जो बिजनेस था, जो वहां से जो बिजनेस आ रहा था मूवी बुकिंग से, वो इनका जो था वो कंपैरेटिवली लेस था। और क्योंकि इनका वो लेस था, वहीं पे पेटीएम ने टारगेट मारा। और पेटीएम के पास इतना बड़ा कस्टमर बेस हो गया था, इतने बड़े कैशबैक्स वगैरह के ऑफर्स वो पेटीएम चला रहा था कि इनका बिजनेस जो मूवीज से आ रहा था, मूवी का बिजनेस तो पूरी तरीके से पेटीएम के पास धीरे धीरे शिफ्ट होना चालू हो ही गया था। लेकिन भाई ऐसी बात नहीं है। जिस बिजनेस ने, जिस बुक माई शो कंपनी ने जब तब चालू हुई भाई 1999 में, जब पेटीएम की कल्पना भी किसी ने नहीं करी। कल की आई हुई पेटीएम क्या बुक माई शो
शो का फ्यूचर बर्बाद कर देती। इतनी कमजोर कंपनी थी क्या बुक माई शो? बुक माई शो भाई साहब 15 साल हो गए थे उसे चलते चलते, पेटीएम के आने से पहले। तो पेटीएम के आने के बाद इतनी कमजोर नींव भी नहीं थी कि पेटीएम हल्का सा झटका मारे और हिल जाए। जब मूवी का बिजनेस पेटीएम के पास जाना चालू किया तो बुक माई शो ने तुरंत पिवट किया और नॉन मूवी बिजनेसेस में घुस गए और वहां के बादशाह बनना चालू कर दिया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि मूवीज के तो टिकट फिर भी तुम एक बार को बेच लोगे, लेकिन जो इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट के टिकट्स या स्पोर्ट्स के टिकट होते हैं ना, उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी को मास्टर कर लिया बुक माई शो में कि भाई इसमें ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना कि हमने समझ लिया इसे, अब मजाल के कोई और इसे समझ के इसे क्रैक करके दिखा दे। तो और वो जो चीज रही ना, वो यूएसपी रही बुक माई शो की, और उसी यूएसपी के बलबूते फिर बुक माई शो इतना बड़ा हुआ जितना आज है। और इसकी वजह से ये हमेशा पेटीएम से 2 कदम आगे रहा। बुक माई शो ने 2018 की साल की जब शुरुआत करी तो $100 मिलियन के रेवेन्यू के साथ शुरुआत करी और नॉन मूवी बिजनेस पे एग्रेसिवली उतर गए। 22 साल कंपटीशन आया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कंपनी ने पूरा सर्कल, जिसे कहते हैं पूरा जीवन चक्र जिया और फिर से एक और रिकॉर्ड बनाया। क्या रिकॉर्ड बनाया? 1 महीने के अंदर अंदर 15 मिलियन टिकट्स बेचे और 30 मिलियन कस्टमर्स का डाटा बेस ये लोग मेंटेन करते हैं आज के टाइम पे। तो इतनी बड़ी कंपनी ने पूरा लाइफ सर्कल जी लिया भाई। आसान बात नहीं थी उसे परेशान करना। कंपनी एक डिसेंट, एक डेवलपिंग स्टार्टअप थी और धीरे धीरे कैसे कंपनी ने खुद को बड़ा किया, कैसे सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी देख के पिविट किया, चेंज होने से कतराए नहीं, कंपटीशन आया डरे नहीं, वहां पे भी चेंज किया, वापस अपने बिजनेस पे आया, डाउनफॉल देखा जब .com बबल बर्स्ट हुआ, अपसाइड देखी, सारी चीजें देखी और एक डेवलपिंग स्टार्टअप से आज जो ये मार्केट लीडर है। आज आप देख लो इन्हें, ये हर चीज मैनेज कर रहे हैं। इनफैक्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस के शो भी बुक माई शो से बुक होते हैं, मतलब इंडिविजुअल्स भी बुक माई शो यूज कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स भी बुक माई शो यूज कर रहे हैं टिकट्स बेचने के लिए। तो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए इतना बड़ा ऑडियंस और इससे ज्यादा अच्छी बात हुई नहीं सकती। और मेरे को लगता है बुक माई शो का आगे भी बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा। विद दिस सेड, ये कहानी आज की जो बुक माई शो की आज मैंने लिखी वो खत्म होती है। मेरे को जितना रिसर्च करके मिला वो सारे ज्ञान मैंने आपको एक छोटी सी कहानी के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपको समझ में आई, कुछ अच्छा लगा मेरे बारे में या बुक माई शो के बारे में, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, मेरे को मोटिवेशन मिलती है। विद दिस सेड, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो में मजा आया या आपने बुक माई शो का भी यूज किया दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह पे जाने के लिए या इवेंट्स वगैरह में जाने के लिए, तो उनको एक बार भाई ये वीडियो देख लेना, पता तो चले कि जिस कंपनी से आपने अपनी इतनी टिकट्स बुक करी है उस कंपनी का बैकग्राउंड है क्या। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।